दोस्तों, आज 2 जुलाई की करंट अफेयर्स को हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के माध्यम से ही जानेंगे और साथ साथ में कोई भी अगर स्टैटिक जीके का पोर्शन रहेगा तो उसको भी हम बताते रहेंगे। तो स्टार्ट करने से पहले मेरा सभी से कहना है कि आप लोग चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि जो भी नया वीडियो अपलोड हो उसकी जानकारी आपको मिल जाए। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है कि केंद्र सरकार द्वारा स्वीकृत रोजगार आधारित प्रोत्साहन योजना का अनुमानित बजट कितना है? व्हाट इज़ द एस्टिमेटेड बजट ऑफ द एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम अप्रूव्ड बाय द यूनियन गवर्नमेंट? तो ये बजट है 1 लाख करोड़ रुपए। अब इसमें ये जो रोजगार आधारित प्रोत्साहन योजना है इसके जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है उसमें ये है कि अब ये 1 लाख करोड़ रुपए इसको इन्वेस्ट करना है और 3.5 करोड़ नौकरियों की बात करी जा रही है, एम्प्लॉयमेंट की बात करी जा रही है। 3.5 करोड़ एम्प्लॉयमेंट की बात करी जा रही है यहाँ पर। ये 2 साल में 2 ईयर्स में 2 वर्ष में इसको प्रदान करना है। और ये भी कहा गया है कि जो पहली बार रोज़गार लेंगे उनको 15,000 रुपये प्रति माह के नाम ज़्यादा से ज़्यादा रकम जो है 15,000 रुपये तक उनको दी जाएगी प्रति माह। ठीक है, जो पहली बार रोज़गार लेने जा रहे होंगे। तो इसके बाद आते हैं नेक्स्ट पर। राष्ट्रीय खेल नीति 2025 का प्रमुख लक्ष्य क्या है? व्हाट इज़ द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द नेशनल स्पोर्ट्स पॉलिसी 2025? ठीक है, तो इसका लक्ष्य है भारत को शीर्ष 5 खेल राष्ट्रों में शामिल करना। और इसके तहत एक चीज़ और इम्पोर्टेंट है कि जितने भी हमारे जो पारंपरिक खेल हैं उन पारंपरिक खेलों को और भी बढ़ावा देना, प्रोत्साहन देना, ताकि वो भी जो उन खेलों से भी जो लोग जुड़े हुए हैं उनको भी सुविधा मिल सके, उनको भी जो है अपना परफॉर्मेंस देने के लिए प्लेटफॉर्म मिल सके। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अभी हाल ही में 5 देशों की यात्रा पर जा रहे हैं। तो आज के दिन ये जा रहे हैं 2 तारीख को। और इनमें से कौन सा एक देश शामिल नहीं है जहाँ पर वो नहीं जा रहे हैं? घाना शामिल है, नामीबिया शामिल है, त्रिनिदाद और टोबैगो शामिल है, दक्षिण अफ्रीका शामिल नहीं है। ख़ास तौर से वो किस लिए जा रहे हैं? ख़ास तौर से ये ब्राज़ील जा रहे हैं और ब्राज़ील में 17th ब्रिक्स का सम्मेलन है। और ये 17th ब्रिक्स का सम्मेलन करने जा रहे हैं, उसको अटेंड करने जा रहे हैं। तो ब्राज़ील और एक कंट्री और है जहाँ पे जा रहे हैं, इसके बाद अर्जेंटीना। ठीक है, अभी घाना में क्या है कि घाना में इनको जाकर के सबसे पहले ये 2 से लेकर के 9 जुलाई तक का इनका प्रोग्राम है। और घाना में ये वैक्सीन हब को स्टार्ट करेंगे। घाना को वैक्सीन हब बनाना है। दूसरा जो इम्पोर्टेंट है नामीबिया। नामीबिया में जब ये 9 तारीख को इनका टाइम है नामीबिया, और नामीबिया में ये यूपीआई को प्रोत्साहन देंगे। जो हमारा यूपीआई है उसको वहाँ पर लॉन्च करेंगे। ठीक है, उसके बाद त्रिनिदाद और टोबैगो भी जाएंगे और साथ में जो है मैंने जैसा कि बताया कि ब्राज़ील में 17th ब्रिक्स सम्मेलन है, वहाँ पर अटेंड करने जा रहे हैं। उसके बाद अर्जेंटीना भी जाएंगे। नेक्स्ट आते हैं। डिजिटल इंडिया के कितने साल पूरे होने के जश्न मनाया गया है? 1 जुलाई 2015 ये वो दिन है जिस दिन डिजिटल इंडिया को स्टार्ट किया गया था। और अब इसका दशक पूरा 10 साल पूरे हो गए हैं। तो 10 साल पूरे होने पर ये मनाया जा रहा है इसका जश्न। और 10 साल में बेसिकली 25 करोड़ जनता जो थी उनके पास इंटरनेट था 2015 में। अभी 2025 में ये बढ़कर के 97 करोड़ लोग हो गए हैं जिनके पास इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध है। तो ये बहुत बड़ा ड्रास्टिक चेंज है। डिजिटल क्षेत्र में सभी क्षेत्र में ये बढ़ोतरी हुई है और सभी क्षेत्रों में इसको अपनाया गया है। ख़ास तौर से डिजिटल प्लेटफॉर्म में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को बहुत ही तेज़ी से ये इसमें पनपा है।
और हर क्षेत्र में जो है इसमें डिजिटल क्रांति के रूप में इसको देखा जा रहा है कि डिजिटलाइजेशन जो है हर डिपार्टमेंट्स का भी हुआ है, और साथ साथ में जो भी सुविधाएं मिलती हैं भारतीय नागरिकों को या फिर गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले, जो पॉवर्टी लाइन से नीचे रहने वाले लोग हैं उनको, वो तो उनको उन सुविधाओं के लिए भी जिनके पास एंड्रॉयड ऐप है, एंड्रॉयड वाला मोबाइल है या फिर iOS सिस्टम का मोबाइल है जो एप्पल का है, तो वो बड़ी आसानी से जो है अपने जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र जिनको इनके खाते में पैसा जाता है सरकार की तरफ से, वो उसको बड़ी आसानी से देख सकते हैं। कौन सा मद कहाँ खर्च हो रहा है, कितना हो चुका है, इन सभी की चीज़ की जानकारी, और जितनी भी केंद्रीय योजनाएं हैं या राज्य सरकार की योजनाएं हैं उनकी जानकारी बड़ी आसानी से जो है डिजिटल माध्यम से, वेबसाइट के माध्यम से या फिर ऐप के माध्यम से कोई भी व्यक्ति आसानी से ले सकता है। तो ये डिजिटल क्रांति एक तरह से हमारे देश में आई। नेक्स्ट, किस अत्याधुनिक स्टील्थ युद्धपोत को भारतीय नौसेना में सौंपा गया है? भारतीय नौसेना को सौंपा गया है ये स्टील्थ युद्धपोत है INS उदयगिरी। INS उदयगिरी इसको 2007 में इसको रिटायर कर दिया गया था, नेवी से हटा दिया गया था ये, और उसके बाद में अभी INS उदयगिरी को ये जो है 100 अभी तक इंडिजीनियस एयरपोर्ट, ये सॉरी माफ़ कीजिएगा, 100 इंडिजीनियस जो है 100 इंडिजीनियस स्वदेशी तकनीकी जिसको वह कह देते हैं, स्वदेशी तकनीक से के द्वारा ही ये सबमरीन बनाए गए हैं या फिर ये युद्धपोत बनाए गए हैं। उनमें से इसको INS उदयगिरी भी एक है। एक प्रोजेक्ट है 17A, उसका ये हिस्सा है 17A का। और जैसा कि मैंने बताया कि स्टील्थ युद्धपोत है। स्टील्थ युद्धपोत कहने का मतलब ये है कि इसको ना तो किसी रडार से, ना तो सोनार से, ना ही कोई इंफ्रारेड रेडिएशन से संबंधित कोई भी उपकरण से या अन्य किसी उपकरण से इसको डिटेक्ट नहीं किया जा सकता है। तो ये एक स्पेशल इसकी जो है इम्पोर्टेंस है, और इसमें ये 75% जो है इसको इंडिजीनियस जो है, ये 75% इंडिजीनियस है पोर्शन इसका, लेकिन नंबर जो है, संख्या जो है वो 100 की है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। हाल ही में किसने वायुसेना के उप प्रमुख का पदभार ग्रहण किया है? वायुसेना के उप प्रमुख का पदभार ग्रहण किया है एयर मार्शल नर्मदेश्वर तिवारी ने। ये वेस्ट साउथ के जो एयरफोर्स थे उसके कमांडर इन चीफ थे, और इनको वेस्ट साउथ एयरफोर्स कमांडर इन चीफ रह चुके हैं। इनको जो है अभी बनाया गया है डिप्टी चीफ किसका? एयरफोर्स का, एयर मार्शल नर्मदेश्वर तिवारी को। नेक्स्ट है, किस रूसी शिपयार्ड में INS तमाल को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है? तो जिस तरह से INS उदयगिरी को शामिल किया गया है, वैसे ही यहाँ पर यांतार शिपयार्ड है। यांतार शिपयार्ड इसने जो है INS तमाल को बनाया है, ये रूसी कंपनी है, और ये भी जो है नेवी को सौंपा गया है। इससे पहले जो मैंने बताया था कि INS उदयगिरी को मझगांव डॉकयार्ड शिप बिल्डर्स के नाम से जो है वहाँ से बनाया गया है, और वो मुंबई की डॉकयार्ड शिप बिल्डर की कंपनी है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। रोजगार लिंक्ड प्रोत्साहन योजना, एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम, जिसकी बात अभी हमने की, इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है कि देश में रोजगार सृजन को प्रोत्साहन करना, रोजगार सृजन के साथ साथ रोजगार सुरक्षा भी प्रोत्साहन उसको जो है बनाने पर जोर देना। टू प्रमोट एम्प्लॉयमेंट जनरेशन इन द कंट्री, और कितनी एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करनी है? 3.5 करोड़। कितने वर्ष में? 2 वर्ष में, ये इसका टारगेट है। ठीक है, और इसको लेकर के जो एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड
इंसेंटिव स्कीम खोला जा रहा है। तो लिंक्डइन पर एक ब्लॉग स्टार्ट किया गया है प्रधानमंत्री जी द्वारा। वो ब्लॉग है डिजिटल इंडिया का एक दशक, डिजिटल इंडिया का एक दशक, ये ब्लॉग जो है ये स्टार्ट किया गया है, दशक। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं 2025 में लॉन्च किए गए क्वाड एट सी शिप ऑब्जर्वर मिशन में कौन 4 देश शामिल हैं? क्वाड ये एशिया प्रशांत सहयोग संगठन है, और क्वाड में जो 4 देश शामिल हैं उसमें है इंडिया है, ऑस्ट्रेलिया है और जापान है, उसके बाद यूएसए है। रसिया इसमें शामिल नहीं है। ठीक है, रशिया इसका आंसर हो जाएगा, ये शामिल नहीं है। नेक्स्ट आते हैं सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया SCCI ने कितनी नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता यानी रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी के लिए पावर सेल एग्रीमेंट किए हैं? पावर सेल एग्रीमेंट किए हैं SCCI ने, ताकि जो भी ऊर्जा क्षमता है जो रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है, नवीकरणीय या अक्षय ऊर्जा से ही जो है उपकरण चलें, और जिससे कि जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो कार्बन एमिशन है उसको रिड्यूस किया जा सके। तो ये 60 गीगावाट से अधिक की ऊर्जा क्षमता को टारगेट किया गया है, इसको जो है इसके लेकर के एग्रीमेंट किया गया है, पावर सेल एग्रीमेंट। ठीक है, 60 गीगावाट से अधिक ऊर्जा ये बनाएगी। किसके लिए? पहला तो है सोलर एनर्जी, ठीक है, उसके बाद नंबर 2 है पवन ऊर्जा जिसको कह सकते हैं, विंड एनर्जी जो है, और उसके बाद हाइब्रिड। ठीक है, ये हाइब्रिड भी हो जाएगी, दोनों को मिला के हाइब्रिड, इसके लिए इसको बढ़ावा दिया जा रहा है। ठीक है, एनर्जी, विंड एनर्जी एंड हाइब्रिड। ठीक, नेक्स्ट आते हैं भारत सरकार ने एक नया मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है जिसका उद्देश्य क्या है? उपयोगकर्ताओं को अधिकाधिक डेटा का तक आसान और रियल टाइम पहुंच प्रदान करना। तो जितनी भी गवर्नमेंट की जो स्कीम्स हैं या गवर्नमेंट के जो डिसीजन लिए जा रहे हैं, या इससे संबंधित रोजगार से संबंधित डाटा है, गरीबी से संबंधित डाटा है, जीडीपी से संबंधित डाटा है, ख़ास तौर से जीडीपी और इन्फ्लेशन का डाटा जो है उसको किस तरीके से जो है लोगों तक पहुंचाया जा सके। बैंक की जो रेपो रेट्स है, रिवर्स रेपो रेट है, SLR है, CRR है, बैंक रेट है, इन सभी को जो है इजीली कैसे सभी उपयोगकर्ताओं तक पहुंचाया जाए, इसलिए जो है मोबाइल एप्लीकेशन एक लॉन्च किया गया है, खास तौर से भारत सरकार की योजनाओं को लेकर के। और जैसा कि मैंने बताया कि जीडीपी को लेकर के या फिर कोई इन्फ्लेशन को लेकर के कोई जानकारी प्राप्त करनी है, तो उस ये एप्लीकेशन में ये सारी जानकारी, सारी स्टैटिस्टिक्स जो है इंडिया की वो मौजूद रहेगी। तो इसके लिए ये रियल टाइम पहुंच को लिए भी है कि रियल टाइम में जो करंट सिनेरियो में जो डाटा है वो क्या है, क्या स्थिति चल रही है किसी भी योजना की या किसी भी क्षेत्र में क्या स्थिति चल रही है, रोजगार के क्षेत्र में इस समय अनएम्प्लॉयमेंट रेट कितना है, या फिर मृत्यु दर, बाल मृत्यु दर, या फिर शिशु मृत्यु दर इसको कहते हैं, या फिर जन्म दर कितनी है, जनसंख्या को लेकर राज्य में जो है क्या स्टेटस है, कितना जो है वित्त आयोग के द्वारा जो है कितना आवंटन किया गया है राज्य को। तो वो सारी चीज़ें जो हैं, और ख़ास तौर से जो है जो भारत सरकार की जो योजनाएं हैं खास तौर से उसके लिए मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है उपयोगकर्ताओं को अधिकाधिक डाटा तक आसान पहुंचाने के लिए। तो इंडियन गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च द न्यू मोबाइल एप्लीकेशन विच एम्स टू प्रोवाइड यूजर्स ईजी एंड रियल टाइम एक्सेस ऑफिशियल डाटा। तो ये है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्टेट्स, ये मोबाइल ऐप है, NSO के द्वारा जारी किया गया है, ये नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। पहले NSSO कुछ डाटा निकालता था और उसके बाद में जो है ये CSO के द्वारा डाटा जो है जैसे प्रति व्यक्ति आय या फिर जो नेशनल इनकम है वो CSO के द्वारा जारी की जाती थी। तो अभी क्या है, इनको दोनों को मर्ज करके NSO
बनाया गया है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं 2025 सीज़न में यूएस ओपन खिताब के जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं। यूएस ओपन का खिताब जो जीता है वो ये आयुष शेट्टी ने जीता है। ठीक है, बैडमिंटन में। नेक्स्ट आते हैं जून 2026 तक केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड सीबीडीटी के अध्यक्ष के रूप में किसे फिर से नियुक्त किया गया है। इनका टेन्योर जो है 1 साल बढ़ा दिया गया है। और हु हैज़ बीन रीअपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ द सीबीडीटी टिल सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस टिल 2026। ये हैं रवि अग्रवाल। रवि अग्रवाल जो है ये 1988 बैच के IRS ऑफिसर हैं। इनका टेन्योर 1 साल बढ़ा दिया गया है भारत सरकार के द्वारा। नेक्स्ट है शास्त्रीय नृत्यांगना रही हैं टी सूर्यमुखी देवी। इनका हाल ही में निधन हो गया। 88 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया। इनको पद्मश्री से सम्मानित किया गया था अभी हाल ही में 2025 में। और ये मणिपुरी नृत्य करती थी, नृत्यांगना थी, मणिपुरी नृत्यांगना थी, तो ये मणिपुर से थी। इनका अभी हाल ही में निधन हो गया है। इम्पोर्टेंट ये है कि इनको भी हाल ही में 2025 में पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया था। ठीक है, फिर है आईसीसी ने नए नियम के अनुसार ओवर में 1 ओवर में मतलब 3 बार मान लीजिए ओवर की देरी हो जाए और उसके लिए क्या दंड मिलेगा। ठीक है, तो एज पर द आईसीसी न्यू रूल व्हाट इज़ द पेनल्टी फॉर डिलेइंग द न्यू ओवर 3 टाइम्स। तो मान लीजिए 1 ओवर हो गया, उसके बाद नया ओवर स्टार्ट करना है टीम के द्वारा, तो देरी कर रहे हैं, नहीं टाइम पे हो रहा है, और ऐसा अगर ये 3 बार हो जाता है एक ही मैच में, एक पारी में, तो उससे क्या होगा कि जो दूसरी टीम है, जो प्रतिद्वंदी टीम है, जो बैटिंग कर रही है, उसको 5 रन मिल जाएंगे। 5 रन का पेनल्टी के रूप में इनको देना पड़ेगा उस टीम को। ये आईसीसी ने डिसीजन लिया है। आईसीसी का हेडक्वार्टर यूएई में है। ठीक है, याद रखिएगा इसको। फिर भारत में चरम गरीबी ख़त्म करने के लिए, चरम गरीबी का मतलब है जो जिसके पास ना तो खाने को हो, ना पहनने को कपड़े हों, और ना ही उसका कोई बसेरा हो, तो रैन बसेरा में रहता हो, या कह सकते हैं कि जो पूरी तरह से जो मूल आवश्यकता है जैसे रोटी, कपड़ा और मकान, वो भी उसकी पूर्ति ना कर पा रहा हो, तो ऐसा व्यक्ति जो है चरम गरीब कहा जाता है। तो पहला ज़िला ऐसा कौन सा बना है भारत का जो अब चरम गरीबी से मुक्त कहा जाएगा। तो वो ज़िला है कोट्टयम। ये केरल में है कोट्टयम ज़िला। इसको ये चरम गरीबी से ख़त्म होने वाला पहला ज़िला बना है भारत का। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं कि वियतनाम में वुंग ताऊ में अंडर 23 और अंडर 17 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2025 किस देश ने जीती है। ये जीती है भारत ने। तो इम्पोर्टेंट है ये कि वियतनाम में वुंग ताऊ में ये हुई, और हनोई इसकी राजधानी है वियतनाम की। और भारत वियतनाम को लेकर के एक समुद्री जो ऑयल क्षेत्र कह सकते हैं कि एक ऑयल के लिए डिगिंग हो रही है वियतनाम में, और वो दक्षिणी चीन सागर में हो रही है, जिसको लेकर के भारत और चीन के संबंध जो हैं उसमें जो है परिवर्तन हो रहे हैं। उसमें जो है चाइना बार बार मना कर रहा है कि इसमें भारत जो है इसको रोकवाए। इसमें वियतनाम जो ये डिगिंग हो रही है, तेल खुदाई हो रही है, तेल कुएँ की खुदाई हो रही है, उसको रोके दक्षिणी चीन सागर में। लेकिन जो है भारत का कहना है या वियतनाम का कहना है ये आपके क्षेत्र में नहीं आता है, जबकि चीन जो है उसे अपने क्षेत्र में मानता है। ठीक है, तो आज की जो ये करंट अफेयर्स थी, मेजर करंट अफेयर्स, वो मैंने आपको बताई। नेक्स्ट वीडियो में 3 जुलाई करंट अफेयर्स आपके सामने लेकर मैं फिर से प्रस्तुत होऊंगा।